रिकॉर्डिंग भी आपकी स्टार्ट हो गई है। चलिए, तो मैं बता रहा था कि मतलब इसमें थोड़े बहुत यानी आपको डिफरेंस नज़र आएगा माइनस, लेकिन एक दो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आखिर में जाके देखेंगे कि वो आप मतलब जैसे कुछ कमांड्स एक दो इजाफी होंगी जो यहाँ पर यूज़ होंगी, इसकी वजह से आपका ये हेलिकल गियर बनेगा। अच्छा, हेलिकल गियर्स रियल लाइफ में देखे हैं आपने वैसे? जी, हेलिकल गियर्स किसने देखे हैं? अच्छा देखो, ये हमारे हेलिकल गियर्स, और इसमें जो टीथ की प्रोफाइल है वो बेसिकली स्लांटेड होती है, ठीक। और दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो आपके टीथ हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होते, ये वो किसी खास एंगल पर होते हैं। ये आपके आगे हेलिकल गियर्स एक और चीज़ ये कि अगर आप इसको देखो तो आपकी हमेशा जो हेलिकल गियर्स आपस में मैश होते हैं वो हमेशा अपोजिट हैंड्स होते हैं, सही। अगर आप एक ही डायरेक्शन के हेलिकल गियर्स लेकर चलेंगे तो आपस में मैश नहीं होने वाले। अगर आप यहाँ पर भी गौर करो तो दोनों की आपको डायरेक्शन, जैसे अगर आप इस वाले पर गौर करो तो इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है जबकि इसकी यहाँ से, तो ये दोनों यहाँ पर मजीद वाज़ेह है। अगर आप दोनों की डायरेक्शन देखो ना तो आपको अपोजिट हैंड्स नजर आएंगे हेलिकल गियर्स, ठीक। तो ये आपके गियर बॉक्स में यूज होते हैं। अच्छा, और आगे तो जाके इनका पर्पस क्या होता है? पर्पस इनमें मैं बल्कि बता ही देता हूँ, अभी मैंने कहा था खैर बाद में बताऊंगा, लेकिन चलो अभी बताता हूँ। इनका ज्यादा शोर नहीं होता, मैंने सुना। जी, साउंड नहीं प्रोड्यूस करते इससे। अच्छा ये पता नहीं। सर जी, जी सर जी मैं अहमद उल्लाह सर, वो मेरे एब्सेंट की वो सर वो मसला हल नहीं हुआ है ना, एक दिन के जो दो लगी हुई हैं। और एक दिन की दो इसीलिए लगी है, लास्ट वाले की बात कर रहे हो? यस सर, एक दिन की 26 की लगी। 24 की दो लगी हुई है। यस सर, डेट 26 एक, की। मामला डेट एक ही है। यस सर, डेट मैंने देखी है सर, एक 26 मई की लगी है सर। हाँ, वो उसकी वजह ये है कि डिपार्टमेंट ने कहा था कि आपने दो मरतबा लगानी है। जैसे हमारे पास जो शो होती है ना तो वो दो यानी डिफरेंट टाइप्स में होती है, तो एक मरतबा में उनको प्रॉब्लम आ रही थी तो इसीलिए फिर हम 8 से लेकर 9:30 की एक लगाते हैं, फिर 9:30 से 11 बजे की एक लगाते हैं, तो इसीलिए आपकी दो शो हो रही है कि डेट एक है तो कोई इशू नहीं है फिर, सही है। सर एक में एब्सेंट लगी हुई है, एक में सर लीव लगी हुई है ना, तो अगर एक और हो जाए आज के दो फिर तो विड्रॉ हो जाऊंगा। हाँ नहीं, ये फिर आपने ध्यान करना है इस चीज़ का, आपने मुझे बताना है, बल्कि आज आपको मैं पहले लिख देता हूँ, सही है। सर एक्सक्यूज मी जी, सर, कैसा? लेकिन हमें तो दो एब्सेंट्स अलाउ होती हैं, दो लीव्स अलाउ होती हैं। ये तो दो ही अलाउ हैं टोटल। पता नहीं यार, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है तो। काइंडली आप एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हो आप कि मैं आपको? ये कह रहा था कि सर दो एब्सेंट्स में अलाउ होती हैं, दो लीव्स अलाउ होती हैं। तो इससे अमानुल्लाह कह रहा है तो ये तो मतलब दो इसकी लीव ये एब्सेंट करेगा तो ये खत्म, इसका वो हो जाएगा। हाँ, मैं मानूँ लगा, खैर एक सर केस यानी लिख। सर यानी लैब के अंदर ना हमें 4 छुट्टियां अलाउ होती हैं टोटल। तो अगर आप एक दिन में इस तरह इसकी दो लग रही हैं तो इसका मतलब है 2 छुट्टियां करेगा और विड्रॉ हो जाएगा। नहीं, वो ज़ाहिर अब डिपार्टमेंट खुद ही देखेगा जब उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आपके पास डेट तो एक ही आ रही है ना, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, टोटल आप कह रहे हैं तो ये दो आपकी एब्सेंट्स होगी और दो लीव्स होगी, और टू टाइम चले आज ये लैब्स खत्म होना आपकी भी और सेक्शन 1 की भी, तो उसके बाद मैं जाता हूँ फिर ऑफिस, तो उनसे कंफर्म करता हूँ।
अच्छा चलते हैं फिर ये। अच्छा ये जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ना, तो ये सारा है जो FIP के लिए हम गए थे ना, तो उसके लिए हम जब गियर बॉक्स देख रहे थे, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको सारे ही ऑलमोस्ट हेलिकल गियर्स नजर आएंगे सिवाय इसके। ठीक, ये जो आपस में मैशिंग है, यानी ये हम पिनियन गियर, ये जो आपके पास मौजूद है, ये सिर्फ स्पर गियर है, बाकी सारे आपके पास हेलिकल गियर्स हैं। और आप ये भी देखो कि ये दोनों अपोजिट हैंड है। अगर ये लेट्स सपोज यहाँ से इस डायरेक्शन में है, तो इसके साथ जो मैश होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सेम अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके साथ मैश वाला इस डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा अपोजिट हैंड आपस में मैश होते हैं जो आपके पास हेलिकल गियर्स होते हैं। और ये मेरे ख्याल में शायद मेहरान का, मैंने आपको शायद पहले बताया हो, उसका गियर बॉक्स है। रीज़न उसकी ये होती है कि गाड़ियों में जो गियर बॉक्स में जो आप यानी आगे मूव करने के लिए जितने भी गियर्स लगाते हैं, मतलब 4 गियर्स ऑलमोस्ट होते हैं, तो वो सारे जितने भी हैं वो बेसिकली आपके हेलिकल गियर्स होते हैं। सही, अगर आप ये देखो तो गियर बॉक्स में आई थिंक ये है 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 जो पेयर हैं वो बेसिकली आपके आगे मतलब जो फॉरवर्ड मूव करने के लिए। रिवर्स गियर आपका होता है ये स्पर गियर्स का जो पेयर होता है। ठीक, तो ये आपका रिवर्स के लिए हो गया, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो साइड पर है ये सिर्फ आपको एक रोटेशन देने के लिए दिया हुआ है, आपस में उनको लिंक करने के लिए, इस और इस शैफ्ट को आपस में लिंक करने के लिए ये वाले गियर्स यूज हुए हैं। ठीक, तो इसीलिए हेलिकल गियर्स इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। अच्छा, सेकेंडली ये कि अगर आप कभी गौर करें तो ये आपके जो गियर्स हैं वो फोर्स फिट करते हैं आपके शैफ्ट के ऊपर। सही, मतलब वो क्या करेंगे कि गियर्स को यहाँ पर लेके आएंगे और फिर किसी चीज़ से यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते रहेंगे अनटिल के जब तक ये आपके रिक्वायर्ड पोजीशन पर ना आ जाए और जब तक ये प्रॉपरली फिक्स ना हो। ठीक, तो खैर इसके अलावा भी कुछ तरीके होंगे, लेकिन जो हमने करवाया था बेसिकली फोर्स फिट था। और ये आपको बताया था। इसके अलावा ये कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैंने शायद लास्ट टाइम बताई हो कि हमेशा यहाँ पर आपकी बेयरिंग्स यूज़ होती हैं। जहाँ पर भी आपकी शैफ्ट आ रही होगी वहाँ पर वो बेयरिंग लाजमी यूज़ करेगा। इसके अलावा किसी में भी शैफ्ट की मूवमेंट जहाँ पर भी हो रही होगी उसके एंड्स पर या उसके साथ अगर कोई और चीज़ अटैच है तो वहाँ पर आपके बेयरिंग लाजमी यूज़ करते हैं। ठीक, इस चीज़ का बस आप ध्यान करें। देखिए आप एक शैफ्ट ये आ रही है, यहाँ पर बेयरिंग यूज़ कर रहे हैं, एक इसके इन गियर्स वाली आ रही है शैफ्ट, यहाँ पर उसने बेयरिंग यूज़ कर दी, और एक पीछे एक शैफ्ट आ रही है, यहाँ पर उसने बेयरिंग यूज़ किया था। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है। जहाँ पर मतलब आपने कुछ सपोर्ट देनी है किसी शैफ्ट को, तो वहाँ पर आपने बेयरिंग लाजमी यूज़ करना है। सारे वो होगी, अगर यहाँ पर भी आप देखें तो ये सारे अपोजिटली मैच्ड हैं। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट और जो मैं शायद सोच रहा भी हूँ कि आपको करवा दूँ, है वैसे हमारी आउटलाइन में नहीं है लेकिन मेरी कोशिश है क्योंकि ये सही चीज़ है। वो ये है कि अगर आप गियर बॉक्स को देखो ना, तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि ये साइज़ में बहुत कम होता है और ये हमेशा गियर्स के बिल्कुल करीब से गया हुआ होगा। ये आप देखो ना तो बिल्कुल गियर से करीब से गुजरा हुआ है। सही, इसलिए गियर बॉक्स बहुत बड़ा नहीं रखते, वो बिल्कुल इसके करीब से लेके जाते हैं। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है तो इसीलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल होती है। और हम जब तक बनवा रहे थे उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं बनता था। सेकेंडली ये कि जो गियर बॉक्स है ना, इसके अंदर गियर हमेशा मूव कर रहे होते हैं आपके जो ऑयल में, ऑयल से मुराद लुब्रिकेशन ऑयल जो इस किस्म का जो भी होता है ना, उसी के अंदर। यानी ये आप अगर कभी गियर बॉक्स खोलें तो वो अंदर से बिल्कुल फिल होता है, उसके अंदर पूरा ऑयल भरा हुआ होगा और आपके जो गियर्स मूव कर रहे होंगे वो उसी ऑयल के अंदर ही मूव कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर भी गौर करो तो यहाँ पर भी ऑयल लगा हुआ है ये सारा। तो हमेशा आपके गियर्स जो मूव कर रहे होते हैं ना वो आपके ऑयल के ऊपर अंदर, यहाँ पर देखो तो आपको ऑयल नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली ये इसी तरह होता है, कोई भी गियर बॉक्स बगैर ऑयल के मूव नहीं कर सकता। ठीक, हमेशा जब भी गियर्स मूव कर रहे होंगे तो और गियर बॉक्स के अंदर होंगे, तो गियर बॉक्स का जब नाम आपके जहन में आए तो आप कंसिडर करोगे हमेशा उसके अंदर जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो हमेशा लाजमी फिल हो। ये कुछ रिंग्स होते हैं मतलब आगे पीछे मूव करवाने के लिए, जब आप गियर चेंज कर रहे होते हैं। ये बेसिकली सारा वो प्रोसीजर है। अब ये देखो, ये समझ लो कि ये गियर बॉक्स के अलावा ये गियर है। अब ये साइज में बहुत कम है। अब ये एंड पर देखो तो ये आपकी स्प्लाइन है, ये वाली सारी स्प्लाइन यूज है। तो इसी तरह गियर्स की मशीन होती है। और ये गियर बॉक्स एक तो पूरी असेंबली होती है ना, जो असेंबली के अलावा ये दो शैफ्ट हैं जिसके ऊपर है ये आपके अटैच। ये देखो इस तरह अटैच होते हैं। दूसरी वाली शैफ्ट आपकी इधर आती है, देखो साइज में बहुत छोटा सा है।
यहाँ पर इसको गियर की मतलब हल्की सी उनको पता चलता है कि यहाँ पर गियर ने फिक्स नहीं होना। जैसे हम गियर चेंज करते हैं ना तो गियर आगे पीछे मूव करते हैं, उस साइड पर उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा साइड पर करके रखा है, अदरवाइज जहाँ पर उनको स्पेस मिलती है वो वहाँ से करीब कर लेते हैं, यानी मज़ीद वो मटेरियल को ज़ाया नहीं करते, मज़ीद करीब ले आते हैं। आपको हर तरफ से इसी तरह नजर आएगा। अब ये देखो, ये अंदर हम स्प्लाइन इसी तरह या इसके अंदर फिक्स करते हैं। आपको बताया था स्प्लाइन मतलब उसके स्प्लाइन का हर टीथ और आपके गियर या फिर उसके ऊपर जो चीज़ मूव कर रही होती है उसका हर टीथ आपस में मैश होगा। तो ये बेसिकली स्प्लाइन के लिए इन्होंने जगह बनाई। ये आपको नजर आ रही है बाइट से बिल्कुल मतलब कुछ टीथ वगैरह नहीं है। तो इसका बेसिकली क्या है कि टीथ इसके इस साइड पर हैं, लेकिन इसके ऊपर एक रिंग सी आई है जिसके रिंग के इंटरनल ग्रूव से बने हैं, वो इस टीथ के साथ फिक्स हो चुके हैं। अगर आप गौर करो ना तो ये बेसिकली ये चीज़ है, ये इसका अपना टीथ है जो गियर है, और ये उसका ग्रूव बना हुआ है। तो इसकी जो एम्प्टी स्पेस होती है बीच में वहाँ पर इसका टीथ आ जाता है, तो ये आपको एक रिंग की शेप दे देता है। सही। तो ये सारी असेंबली वैसे आपको देखना चाहिए, अगर कभी आपका चक्कर लगे ना तो आप जाके गियर बॉक्स देखो तो सही रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये सारी होगी। अब हम चलते हैं हेलिकल गियर्स की तरफ। ये आ गए आपके सारे हेलिकल गियर्स, और अब ये देखो ये हेलिकल गियर्स हैं, ये भी ऑयल में मूव कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, कोई ना कोई इनको ऑयल चाहिए होता है। अच्छा, अब चलते हैं मॉडलिंग में। सर वो एक बेवल गियर भी होता है ना सर? हाँ, बेवल गियर्स होते हैं ना, जिसको सर वो नहीं यूज होते गियर बॉक्स के अंदर? गियर बॉक्स वो नहीं, इसमें नहीं यूज होते हमारे। वो आपको ना जब 90 डिग्रीज आपने रोटेशन देनी हो ना तो बेवल गियर्स आपके उस वक्त रोटेट मतलब यूज होते हैं। जैसे हमारे उसमें प्रोजेक्ट में बेवल गियर्स यूज हो रहे थे क्योंकि हमने 90 डिग्रीज रोटेशन देनी थी। वो आपके यूज होते हैं यहाँ पर। मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया, वो जो रिक्शास होते हैं उसके अंदर यूज होते हैं आपके बेवल गियर्स। यस सर। तो वो जिनको स्टार गियर बोल रहे होते हैं, तो उसके लिए बेवल वेस्ट मेरे ख्याल में नॉर्मली कम यूज होते हैं। अच्छा, इसको मैं नाम देता हूँ टू का नाम इसलिए दे रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने जैसे बनाया हुआ है तो वो सेक्शन 3 के लिए था, तो ये सेक्शन 2 के लिए मैंने 2 की नेमिंग कर रहा हूँ। यूनिट्स में इसके चेंज कर लेता हूँ। लेट्स गो प्रॉपर्टीज मिलीमीटर। अच्छा, अब चलते हैं उसके पैरामीटर्स की तरफ। आपको याद हो कि जब हम स्पर गियर्स की मॉडलिंग कर रहे थे तो उसमें हमारे पास 4-5 डिफरेंट थे पैरामीटर्स। अब सेम इसमें भी होंगे, लेकिन जैसे वहाँ पर अगर हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर हम नॉर्मल मॉड्यूल यानी सिर्फ नेमिंग का थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। यहाँ पर एक दो चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन वो आपको उसी वक्त बताऊँगा कि क्या है। यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले हम पैरामीटर्स इसके डिफाइन करते हैं। अच्छा, आपने भी साथ साथ नोट करते रहना है। सबसे पहले अच्छा हाँ, जो नंबर ऑफ टीथ हैं सबसे पहले हमारे पास ये मैं कर रहा हूँ 50। अब मैंने 50 क्यों रखा है ये सर अगर फाइनल में इस तरह का क्वेश्चन आया तो सर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और कैसे इनके रिलेशंस बनाने हैं?
रिलेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि मतलब जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आप सेम बस उसी तरह याद कर लो, फिर आपको कोई डिफरेंट नहीं होगा। क्यों उस वक्त आप एक चीज़ ध्यान में रखना, और इसकी मेरा अगर एडवाइस मेरी यही है कि तकरीबन 5 से 6 मिनट पहले प्रैक्टिस करके देख लेना, क्योंकि उस वक्त ये होगा कि जैसे हो सकता है आज की क्लास में भी हो, क्योंकि अगर कुछ कैपिटल स्मॉल लेटर ऐसे कुछ हो जाता है ना, तो फिर वो आपको जो आपका क्लियर वो आपको वेरीफाई नहीं करना। इस चीज़ का आपने बहुत सारा ध्यान करना है, ठीक। सर तो इतने सारे याद कैसे होंगे सर? आप देंगे नहीं पेपर में? नहीं, इससे लास्ट टाइम भी नहीं दिया हुआ था, और ये वैसे भी नहीं दे सकते हम। अब दूसरी वाली आप देखो तो वो तो बिल्कुल आसान है यार, वो जो इन्वोल्यूट वाली, आप एक मरतबा जब गौर से देखोगे आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा ये, सही। क्योंकि सर पैरामीटर्स अलग लिखने हैं, फिर रिलेशन फिर इनवॉल्यूट नहीं, इक्वेशंस अलग लिख। पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे ना, पैरामीटर्स गिवन होंगे, सिर्फ रिलेशंस लिखने हैं आपने। सर वो इक्वेशंस भी तो लिखी थी लास्ट लैब में। हाँ, तो इक्वेशंस वही रिलेशंस ही है ना, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे। अब खुद सर वो सोचो कि सारे तीन रिलेशंस याद करने पड़ेंगे सर, वो तो 10-10 हैं सर। सर वो इन्वोल्यूट के लिए सर अलग ये है तो फिर और ज्यादा हो जाएगा सर, आगे यस भी सर। आपने कराना है। लास्ट टाइम भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करूंगा जो लास्ट लैब इंजीनियर थे, मैं उनसे पूछूंगा सर कि ये लास्ट टाइम तो क्योंकि आपने दिए थे, लेकिन इस बार जी क्या कह रहे हैं सर आप? ये गिवन दे दीजिएगा। नहीं, अगर आप खुद सोचोगे, अगर मैंने आपको रिलेशन चाहिए थी, पीछे क्या चीज़ बचती है फिर फाइनल में, ये हो सकता है वैसे आप मुझे बता दो फिर पीछे यानी और क्या चीज़ बचती है। रिलेशंस आपके पास है, सर पैरामीटर हर है सर आपके। आप हमें वर्डिंग में रिलेशन बता देना ना, हम उसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर तो भी लेंगे सोचता हूँ, इजी हाँ से। वो आगे जाके देखते हैं भी क्या करते हैं। हो सकता है मैं ये वाला दूँ ही ना, लाजमी तो नहीं ना कि मैं ये वाला सर दे। अब ये गेयर है, इसके अलावा अगर आप कोई और चीज देंगे उनके रिलेशंस और होंगे सर। अब गेयर नहीं, का तो बंदा ऐसी ये चीज़ मैं आपको खुद दूंगी भी नहीं कर जो मैंने सकता नहीं है। करवाई हुई होगी, ऐसे नहीं होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको गिवन करने पड़ेंगे जो रिलेशंस हैं, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, ठीक। क्योंकि इसके अलावा कोई चीज़ बचती नहीं, फिर तो मतलब आप यूँ समझ लो कि सर्कल ही बाकी एक्सक्लूड करने वाले रह गए, और तो कुछ नहीं है फिर। रिलेशंस आपके पास होंगे, पैरामीटर्स अगर आपको दे दें, रिलेशन से तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। अच्छा, नंबर ऑफ टीथ हमने 50 दे दी इसको। आज जितने भी ये डायमेंशंस यूज़ हो रही होंगी, ये सारी बेसिकली हमारे एक प्रोजेक्ट की हैं जो हमने निकाली हुई थी, सही। तो ये सारी कैलकुलेट करके ये आज के डायमेंशन आपको वही दे रहा हूँ मैं, सही। तो ये हमने गियर बनाया हुआ है, तो इसी पर आज की डायमेंशन रखते हैं। ये हमारे एक प्रोजेक्ट की थी, और नंबर ऑफ टीथ आपके 50 आ गए। फिर आता है आपका नॉर्मल। और सर असेंबली वाला पार्ट कब करना है हमने? असम्बली नेक्स्ट, और सारी असम्बली ही है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और आखिरी शायद लास्ट लैब में कुछ शीट मेटल वर्किंग वगैरह कर। लास्ट लैब से मुराद ये है कि आपसे फाइनल से प्रोजेक्ट से पहले वाली जो लैब है। असम्बली इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब से शुरू है। अच्छा, नॉर्मल मॉड्यूल है हमारे पास 3.4 का। फिर है आपके पास पिच डायमीटर, ये है 165। फिर है नॉर्मल प्रेशर एंगल। लास्ट टाइम याद है ना, मैं आपको बताया था कि या तो 14.5 होता है, 20 होता है, 20.5 या 25 होता है। तो नॉर्मल प्रेशर एंगल यहाँ पर है 20। अच्छा, फिर है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स अब हेलिक्स एंगल को अगर आप देखो तो हेलिक्स एंगल होता है आपके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपके गियर का। आपके गियर का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, आपके इस एक्सिस के दरमियान और आपकी टीथ का जो टेंजेंट होता है, आपकी टीथ यहाँ पर स्लंटेड होंगे, उसका जो टेंजेंट होगा उसके दरमियान का जो एंगल है वो बेसिकली आपका हेलिक्स एंगल होता है। अच्छा, इसमें अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो ये लिखा हुआ है
between any helix and axial line on its right circular center. तो helix angle जी, ये देखो अब between the axis of helical gear and an imaginary line tangent to the teeth, सही। अब ये किसके दरमियान होता है? हेलिक्स एंगल विल बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसका मतलब है 0 से 90 के दरमियान आपका ये एंगल होता है, और जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था वहाँ पर है ये 30 डिग्री। ठीक, तो हेलिक्स एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री। फेस विड्थ या जिसको हम विड्थ यहाँ पर कहेंगे वो है विड्थ, और ये है आपकी 47। तो इसका मतलब है 6 पैरामीटर्स आपके हेलिकल गियर में यूज हो रहे हैं। नंबर ऑफ टीथ आगे, नॉर्मल मॉड्यूल, पिच डायमीटर, नॉर्मल प्रेशर एंगल, हेलिक्स एंगल। इसका मतलब इसका ऑलमोस्ट एक ही इजाफा हुआ है हेलिक्स एंगल का, बाकी तकरीबन सारे वही थे जो आपके एस्पर गियर में यूज हो रहे हैं। ठीक, इसको मैंने कर दिया, विड्थ 47 होगी, सारी डायमेंशंस पूरी हैं। ओके, अब चलते हैं रिलेशंस की तरफ। इसके रिलेशंस थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़े मुश्किल। आपको मतलब थोड़ा बहुत सेम नज़र आएगा, लेकिन आपको बताऊंगा आपने कैसे याद करने हैं वो। सबसे पहले है ट्रांसवर्स मॉड्यूल। नॉर्मल मॉड्यूल हेलिक्स एंगल, फिर है नॉर्मल पिच। अच्छा, यहाँ पर दो तरह की यूज हो रही होंगी अगर आप देखो ना, तो आप जैसे नॉर्मल सर्कुलर पिच है, इसके बाद होगी ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच। इसी तरह आगे जाके एक नॉर्मल टू थिकनेस और फिर होगी ट्रांसवर्स टू थिकनेस। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स भी दो यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास दो डिफरेंट, यानी नॉर्मल का होगा और ट्रांसवर्स के यूज हो रहे होंगे, तो फॉर्मूलाज में माइनर से चेंज आ रहा होगा, तो इसीलिए ये कंपैरेटिवली ये ज़्यादा आसान है। नॉर्मल सर्कुलर पिच हो गया हमारे पास 5 टाइम्स है ट्रांसवर्स सर्कुलर। अब देखो, नॉर्मल सर्कुलर पिच किसके बराबर है? पाई टाइम्स नॉर्मल मॉड्यूल। तो ट्रांसफर सर्कुलर पिच किसके बराबर होगी? पाई टाइम्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल। अब है ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। नॉर्मल प्रेशर एंगल हमने पैरामीटर्स में दे दिया, तो उसके बाद अब आएगा ये हमारे पास बराबर है 810 ये ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स प्रेशर है, ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच। हाँ, मैं आपको इधर से ज़्यादा सही समझ आएगा अगर आप इसके यहाँ पर है। ट्रांसिएंट है। आप देखोगे दो डिफरेंट आपको साइड से रहा होगा। यहाँ पर एक पिक्चर थी, ये देखो नॉर्मल मॉड्यूल आपका देख रहे हैं। नॉर्मल मॉड्यूल जो आपके इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाता हुआ आ रहा है हेलिक्स एंगल, वो आपका नॉर्मल मॉड्यूल है।
इसी तरह नॉर्मल सर्कुलर पिच भी इसी तरह की होगी, जो नॉर्मल के साथ वो आपका जो डायमीटर होगा वो होगा। ट्रांसवर्स होगा जो इसके साथ बगैर किसी एंगल के आ रहा होगा। सही, तो इसीलिए हम यहाँ पर दो तरह के यूज कर रहे हैं, ट्रांसवर्स यूज कर रहे हैं और एक हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर जब हम स्क्वायर गियर्स में आते सर तब तो नहीं था सही ट्रांसवर्स एंगल। आपकी बात क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ जब हम सर स्क्वायर गियर्स में आए थे सर उस टाइम तो सर ये यूज नहीं हुए थे सही ट्रांसवर्स वाले। हाँ, ट्रांसवर्स वाला उसमें तो नॉर्मल ही थे। एक आपको अगर वहां पर आपका हमने आप एक ही दिया था, उससे क्या कहते हैं प्रेशर एंगल सिर्फ एक दिया। प्रेशर एंगल, यस सर। हाँ जी, वहां पर आपको प्रेशर एंगल एक था, इसीलिए आपका मॉड्यूल वगैरह सारा नॉर्मल ही यूज हो रहा था। ठीक, तो जो आपका सेकंड एंगल है, जो आपका हेलिक्स एंगल आया है, उसके साथ लिंक करने के लिए आपका ट्रांसवर्स मतलब वो भी एंगल आ जाता है। ठीक, तो जब आपका एंगल एक होता है उसलिए आगे अब यहाँ पर दो एंगल यूज हो रहे हैं, तो इसलिए नॉर्मल का अलग यूज हो रहा है, आपका ट्रांसवर्स का अलग यूज हो रहा है। पूरे क्या पड़े। हाँ, ये देखिए आप, अब यहाँ पर ये दो किस्म के आ रहे हैं, एक नॉर्मल प्लेन में और एक ट्रांसवर्स प्लेन में। तो इस दो प्लेन्स में यानी हमारे डिफरेंट गियर्स बांध रहे होते हैं ना बेसिकली। अगर आप गियर्स के जब हम एट द एंड जाके देखेंगे ना, तो हमारे आपको खुद नजर आएगा कि दो डिफरेंट प्लेन्स में बांध रहे होंगे। पर ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब गियर्स बनाऊंगा ना। सर यानी मैश करने के लिए होते हैं ये? एग्जैक्टली, आपको मतलब हाँ खुद भी सोचो ना, अगर तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो तो वो किसी एक ही प्लेन में होते हैं। अगर एक चीज टिल्टेड है Yes, तो sir. मतलब टिल्टेड का मतलब ये है कि ये दो डिफरेंट प्लेन्स में आ रही होगी ना। तो आप खुद अगर आप जब हम हेलिकल गियर की फाइनल बना लेंगे ना, तो आप देखोगे कि शुरू में हमारा गियर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, एट द एंड जाके तो बिल्कुल टिल्टेड हो जाएगा। तो ये दो डिफरेंट प्लेन्स में आ रहा होगा, एक प्लेन ये वाला यूज हो रहा होगा और एक प्लेन जो हमारा टिल्टेड होगा। सही, और वो जो टिल्टेड प्लेन होगा वो बेसिकली आप देखेंगे कि हम किसके जरिए बना रहे हैं। वो एक दो कमांड डिफरेंट यूज करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कैसे आ रही है। तो इसीलिए उसमें फिर इसीलिए हम यूज नहीं करते हैं, जो स्पर गियर है कि वहां पर हमारे सिंपली फिर एक ही एंगल यूज हो रहा होता है ना, इसीलिए यहाँ पर सेकंड एंगल जो हेलिक्स एंगल होता है वो किसी खास एंगल पर, जैसे यहाँ पर 30 का हम यूज कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक और प्लेन आ रहा होगा। तो ये रीजन है इसकी। अच्छा, 8 10 10 नॉर्मल प्रेशर एंगल। सर आपने ये पैरामीटर्स में ट्रांसफर्स मॉड्यूल डिफाइन ट्रांसफर्स नहीं लिखा मैंने, नॉर्मल लिखा था ये। हाँ, नॉर्मल मॉड्यूल लिखा था मैंने। सर नंबर ये ऑफ ट्रांसफर्स मॉड्यूल कहाँ से ले? ट्रांसफर्स मॉड्यूल ये सबसे पहले फाइंड ही वो कर रहे हैं। सही सर, समझ गया। जी सर ये हमने लास्ट इक्वेशन क्या लिखी है सर? लास्ट हमने ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल इज इक्वल टू 8 10 into 10 ऑफ नॉर्मल प्रेशर एंगल। ये सारी इसी की इक्वेशन है, यानी जो स्टैंडर्ड्स यूज होती हैं आपकी हेलिकल गियर्स के। अब जाएंगे ना, तो ये सारे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक प्रोफेसर था, उसने सारी इक्वेशंस यानी एक्सपेरिमेंट करके फिर मॉडल करके तो सारी वहीं से निकाली, तो बेसिकली उधर से ही। अच्छा, सेकंड ये कि आपने जाके मशीन डिज़ाइन में देखो हमारे पास ये हेलिकल गियर्स की इक्वेशंस क्या हैं, तो वो इसके साथ लाजमी मैच करती होंगी। नॉर्मल प्रेशर एंगल, अच्छा ये हो गया। और आपको याद होगा, आप देखो शुरू में उधर हमारे पहले दो इक्वेशन थी, आपको याद तो उस पर गियर में, उसके बाद हम किस पर आ गए थे, सर्कल्स बनाने की तरफ। अब यहाँ पर सिर्फ दो का इजाफा हुआ है अभी तक। सही, और वो भी दो आसान है, अगर आप देखो ना तो नॉर्मल सर्कुलर पिच पाई इंटू नॉर्मल मॉड्यूल ट्रांसफर्स का पाई इंटू ट्रांसफर्स मॉड्यूल। ठीक, अब उसके बाद हम दोबारा सर्कल्स की तरफ चलेंगे, यानी जो हमने बनाने हैं वहां पर आपको याद हो हमने नेमिंग की थी टिप डायमीटर और बेस डायमीटर, रूट डायमीटर, रेफरेंस डायमीटर। आपको याद है ना, रेफरेंस डाय वगैरह नाम रख रहे थे। अब यहाँ पर हम उसके नेम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास डायमीटर
ये बराबर है मीटर प्लस, अब देखो इसमें प्लस कर रहे थे 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, अब सेम इसमें भी कर रहे हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल। अच्छा, दूसरा जो रिलेशंस का केस आपने एग्जाम्स के लिए पूछा, तो वो मैं आपको ना सही सोच के बताऊंगा। अभी 2 चीज़ें जहन में आ रही हैं तो शायद उसी पर मैं अमल कर लूँ फिर। सही है, लेकिन वो मैं आपको शायद नेक्स्ट टाइम बता दूँ, ठीक। लेकिन ये कि एग्जाम से पहले आपका सब कुछ क्लियर होगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास रूट डायामीटर, अगेन ये हमारे पास है डायामीटर minus 2 times of 1.25 times normal base diameter pitch diameter into cos of transverse pressure angle। अच्छा, अब ये देखो मैंने आपको बताया शुरू में इन 2 का इजाफा होगा यहाँ पर, बाकी सारे ये तीनों वही थे जो हम हमारे मतलब उधर डिफरेंट सर्कल्स यूज हो रहे थे। एक हमने पिच डायमीटर का शुरू में ही दे दिया था, तो 3 सर्कल्स आपके ये आ गए, ठीक। तो इसका मतलब 4 ये पूरे हो गए। इसके बाद हम टीथ के प्रोफाइल की तरफ चलते थे, वहाँ पर सिंगल ही था, यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, और वो है नॉर्मल टूथ थिकनेस, ये बराबर है 5 टाइम्स नॉर्मल डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ये बराबर है, अब देखो ये अगर आ गया नॉर्मल का नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइडेड बाय 2, तो इसका होगा ट्रांसवर्स का ट्रांसवर्स मॉड्यूल डिवाइडेड बाय 2 और लास्ट में आ गया हमारे पास लीड। फाइव टाइम्स पिच डायमीटर ओवर रिलेशंस आपके सारे मैंने लिख लिए हैं, और अगर यहाँ पर कैपिटल स्मॉल का जल्दी में ना हुआ हो तो ये वेरीफाई होना चाहिए। हाँ, इसमें ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल मेरे ख्याल में शायद कैपिटल में ही लिखना है। सही है, तो मैं रिलेशंस 12 लिखता हूँ, तो आप देखो एक मिनट।
हमने एक ये वाली नहीं डाली थी, ये भी नहीं डाली थी, और यहाँ पर भी एक डाली थी, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्रैकेट्स आती थी। और इसके अलावा नॉर्मल थिकनेस और ट्रांसफर, हाँ बाकी सारा ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने जब चेक किया तो ये इन दोनों की गलती थी, यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स कम डाली थी। अच्छा, अब ये वेरीफाई हो चुकी हैं, ओके किया, और रिलेशंस ओके हो चुके हैं। पैरामीटर्स में जाके अब देखो तो उसने आगे सारे कैलकुलेट कर लिए, ठीक। अब हम यही लेकर चलेंगे, ओके। अच्छा, चलते हैं अब अपने मॉडलिंग की तरफ शुरू करते हैं। पहले रैंडम एक बनाते हैं सर्कल, वहाँ पर भी रैंडम सर्कल बना के तो हमने किया था, तो यहाँ पर भी करके ओके करेंगे। फिर ये वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे। अभी डायमेंशन मैंने किसी की नहीं दे रहा, ठीक है, ये जब बना लूँगा उसके बाद। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने 3 सर्कल बना लिए। पहले एक सर्कल बनाया, रैंडम डायमेंशन का उसको एक्सट्रूड किया, फिर 3 सर्कल्स बना लिया। अब यहाँ पर मैं इसकी नेमिंग चेंज करता रहूँगा। सबसे पहले वाले को मैं रखूँगा आउटर डायमीटर वाला, ठीक। आउटर ये आ गया आउटर डायमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास पिच डायमीटर, और उसके बाद है हमारे पास फिर ये इनका डायमीटर आपने क्या दिया? आपकी आवाज़ कट के आ रही है, कह रहे हैं फिर ये जो बैकग्राउंड में एक्सट्रूड किए हुए इसको आपने क्या हटा दिया? इसको भी नहीं दिया मैंने, इसको इसके बाद दूंगा। अच्छा, ओके सर। सबसे पहले हो गया आउटर वाला डायमीटर, उसके बाद हो गया हमारे पास पिच डायमीटर, और एट द एंड आएगा हमारे पास बेस। हमारे पास आ चुके हैं, सही। और अब हो जाएगा हमारे पास ये वाला, इसी तरह, ओके। आप इस पर डबल क्लिक कर रहे हो, और 3 हमारे पास सर्कल बन चुके हैं ना। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप खुद देखो को, तो हमने इस पर गैर जब ये 2 हमने डायमेंशन दी थी डिफरेंट, तो ये वाली जो इसके डायमीटर की है उसको हम देंगे रूट डायमीटर, रूट डायमीटर। अब आप देखोगे कि अभी इसका साइज कितना है, और अब ये इन्हीं के साइज के बराबर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, और इसकी ये वाली आ गई हमारे पास विड्थ। कुछ यहाँ पर गलत लग रहा है, ये चीज़ है। अब अगर आप देखो तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 सर्कल ये हमारे पास आ गए, और ये एग्जैक्ट पोजीशन पर आ गए। अब आप देखोगे तो आपका गियर का जो टीथ है वो बेसिकली यहाँ से बनने शुरू होगा, ठीक। तो इस किस्म के यहाँ से बनेगा। अच्छा, यहाँ तो किसको ना समझ आई हो? सर मैं थोड़ा पीछे रह गया, मुझे दोबारा बता सकते हैं आप ये तीनों लाइंस कौन सी हैं? अच्छा चलो, मैं दोबारा ड्रॉ कर लूँ, एक मिनट। इसको मैं डिलीट ही कर लूँ।
आप ये सब बोला मैं शुरू से बना। अच्छा एक सर्कल रैंडम लिया मैंने, इसको एक्सट्रूड किया। ओके, दोनों की कुछ डायमेंशन अभी मैंने नहीं रखी। ठीक, अगेन इसका प्लेन यही वाला सेलेक्ट किया जो फ्रंट वाला था, और अब मैं यहाँ पर 3 सर्कल रैंडम डायमेंशंस के इनिशियली बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बाद में मैं उसको नेमिंग कर लूँगा। पहले मैंने एक एक्सट्रूडेड वाला बनाया डिफरेंट, फिर उसके बाद 3 सर्कल्स बना लिए डिफरेंट डायमेंशन। एक को मैंने नाम दे दिया आउटर, मैंने नेमिंग कर लिया। देखो तो वो चेंज हो चुका है, बाकी सब 2 अभी ब्लू ही है, तो इसका मतलब है ये वाला रह गया है। सेकंड को मैं नाम दूंगा अब अगर आप देखो तो ये भी ग्रीन हो चुका है, बाकी अब सिर्फ ये वाला रह चुका है। इस पर क्लिक किया और इसको मैंने नाम दे दिया, यानी 3 हमने इधर ही नेमिंग कर दी, आउटर डायमीटर, पिच डायमीटर और बेस डायमीटर। ठीक, अब ये तीनों आप देखो तो आपस में करीब आ चुके हैं। फिर मैंने प्रेस कर दिया ओके। अच्छा, उसके बाद मैंने इसकी सरफेस पर डबल क्लिक किया। जैसे ही डबल क्लिक किया तो आप देखो तो इसने मुझे दो डायमेंशन के बारे में पूछ रहा है। जो इसके डायमीटर वाली है वहां पर मैं इसको प्रोवाइड करूंगा रूट डायमीटर, उसी के साइज का हो चुका है। ठीक, और जो आपके पास ये लेंथ है ये आपकी आ जाएगी विड्थ के ऊपर चीज़। अब अगर आप जाके देखो तो आपका एग्जैक्ट साइज बन चुका है। ठीक है, ये आपका गियर यहाँ से आ गया। 4 सर्कल्स आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने इन्वॉल्यूट की इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं इन्वॉल्यूट की इक्वेशन के लिए। आपको याद हो डेटम पर जाते हैं, डेटम के बाद किस पर जाते हैं, कर्व पर, और कर्व फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन के बाद यहाँ से इक्वेशन आपको सेम उसी तरह के नजर आएंगे। आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने नेमिंग क्या की थी, हमारे पास सबसे पहले थीटा के नाम से था जिसको हमने 19 टू टी लिखा था, फिर एक एस के नाम से था, और फिर एक्स था, एक्स सी वाई सी एक्स, और वाई पॉइंट था जेड इज इक्वल टू 0 था। सेम इन्वॉल्यूट की इक्वेशन यहाँ पर भी है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ उसकी नेमिंग का होगा। मे भी वहाँ पर मैं थीटा कह रहा था, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल। एंगल बराबर है किसके, 90 टाइम्स टी। फिर उसके बाद बेस रेडियस, बेस बेस रेडियस इसके बराबर होगा जो हमारा बेस डायमीटर होगा डिवाइडेड बाय 2। इसका डायमीटर हाफ, उसका रेडियस हो गया। फिर है हमारे पास, ये देखो वहां पर मैं एस के यूज कर रहा था, जबकि यहाँ पर मैं एस की जगह सर्कुलर लेंथ लिख रहा हूँ, और वो मेरे पास बराबर है पाई टाइम्स, ये आपने वैसे उससे टैली करके देख लेना, आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा। इस रेडियस इनटू टी, अब आ रहा है एक्स सी वाला जो पॉइंट है तो उसको मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ एक्स अंडरस्कोर पी एन टी। एक्स पॉइंट जो है वो हमारे पास बराबर है बेस रेडियस इनटू कॉस ऑफ एंगल। सर जो पुराने रिलेशन थे वो कहाँ गए? कौन से पुराने रिलेशंस? सर इससे पहले जो लिखे थे हमने, इससे पिच पहले डायमीटर वगैरह। इससे पहले वाली अपनी जगह पर मौजूद है पैरामीटर्स वाले रिलेशंस में। ये आपके पास इक्वेशन है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है, इसकी अप्रोच डिफरेंट है। वो आपके इन्वॉल्यूट करनी है, ये सारा जितना भी सारा आपके इन्वॉल्यूट कर है।
तो इसीलिए हम कर्व पे जाके हम ये रिलेशंस लिख रहे हैं। वो जो पहले वाले थे ना उसका लिंक होता है पैरामीटर्स के साथ। हमारे पास y, अभी मैं दोबारा आपको जाके बताता हूँ, अपनी जगह पर ही मौजूद है वो है। अच्छा केस रेडियस फिर है x इक्वल टू x पॉइंट सर्कुलर लेंथ इनटू आपको देखने में अजीब सा लग रहा है, ये सारा कुछ वही है जो मैंने पहले करवाया हुआ है। अगर आप उसे टैली करोगे ना आपको बिल्कुल सेम नजर आएगी। is equal to a point length into देखो एक्स सी पॉइंट आ गया, वाई सी वाला आ गया, एक्स और वाई आ गया। इसके बाद क्या होता था, जेड इक्वल टू 0 वेरीफाई किया और रिलेशन एज एन एरर किस में आ रहा है, सर्कुलर लेंथ वाले में आई थी। तो इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। फिर सी हमने स्मॉल लिखा हुआ था, सी कैपिटल है यहाँ पर। अच्छा ये हमारी कर्व इसकी इक्वेशन आ गई, हमने किया ओके। अब चलते हैं हम जहाँ पर रिलेशन हमारे मौजूद हैं। अच्छा पहले मैं ये कर्व लगा लूँ, ठीक। अच्छा देखो कर्व की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, वेरीफाई भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस पर जाएंगे, या पता है वो उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम मांगा, हमारे पास यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस पर क्लिक किया, हमारे पास कर्व आ चुकी है, ठीक। तो ये आ गई हमारे पास कर्व, इसको मैंने प्रेस कर दिया ओके। अब अगर हम टूल्स में जाके रिलेशंस हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हम जाते हैं तो रिलेशंस अपनी जगह पर ही मौजूद है, सही। तो रिलेशंस अपनी जगह पर हैं। अब जो हमारा दूसरा था वो हमारे कर्व की इक्वेशन थी। अब हम कर्व में जाके अपनी इक्वेशन देखते हैं, तो मतलब उसके ज़ाहिर उन्होंने लाइन लगा दी ना, तो इसे दोबारा शो नहीं कर रहा। तो ये हमारी कर्व लग चुकी है, ये ठीक। अगर आप यहाँ पर देखो ना तो कर्व 1 के नाम से हमारी कर्व की, यानी उसने सारा अप्लाई करके हमारी कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अच्छा कर्व ड्रॉ करने के बाद सेकंड प्रोसीजर क्या होता था, हमने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लेके आते थे, फिर इस पर एक प्लेन बनाते थे रेखा, सही। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमेशा प्लेन यूज करते हैं वही यूज करेंगे, स्केच करेंगे ये चीज। यहाँ से हम सेंटर एंड एंड्स को पिक किया था, सेंटर प्रोवाइड किया, लेकिन उससे पहले ये वाली लाइंस लगानी है हमने, ये आर्क सेलेक्ट की, सेंटर दिया और ये वाला पॉइंट दिया, तो हमारी यहाँ पर एक आर्क लग गई। अब अगेन यहाँ पर जो डिस्टेंस आप प्रोवाइड कर रहा है वो इस पॉइंट से लेकर एक्सेस तक का डिस्टेंस, जबकि हमें सिर्फ इस आर्क का डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन पर क्लिक करेंगे,
इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, मिडल बटन प्रोवाइड करेंगे तो वो इसी के दरमियान की आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्स। अब ये आपकी टीथ की थिकनेस आ गई, यानी एक टीथ जो आपका है वो उसकी जो डायमेंशन है वो ये है, सही है। तो आप क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ गई, हमने ओके प्रेस किया, अब हम गए यहाँ पर पॉइंट्स पर, तो इसी को वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर देगा। तो हमने इसका ऑफसेट क्या देना है, लास्ट टाइम भी 0.5 का दिया था, अभी भी 0.5 का देंगे। उससे क्या होगा कि इस आर्क की एग्जैक्टली मिडल में हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। आप देखो तो हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पर सिलेक्टेड है। अब इस पर हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। प्लेन हमारा देखो किसी भी डायरेक्शन में आता है, डजेंट मैटर। हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल प्रेस करके इस एक्सिस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब भी अगर आप देखो तो हमारा जो प्लेन है वो उसी पॉइंट पर आ चुका है, ये देखो, सही। तो ये जो हमारा प्लेन है इसी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ हो चुका है। सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पर जाके देखो ना तो आपका ये जो डेटम पॉइंट है वो उसी के ऊपर ड्रॉ हुआ है, ठीक। हमने ओके प्रेस कर दिया। नेक्स्ट अब ये आर्क लेंगे, हम इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हम करेंगे मिरर और जो डेटम प्लेन है यहाँ से उसको सिलेक्ट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर एक इसका मिरर बन जाएगा। तो आपके सामने टीथ की कुछ ना कुछ प्रोफाइल यहाँ पर आ रही है। प्रेस कर दिया ओके। अब गौर से सही। अच्छा, उसके बाद हम स्पर गियर में क्या करते थे, स्पर गियर्स में हम करते थे सिंपली इसको प्रोजेक्ट करके, जैसे प्लेन सेलेक्ट किया, उसको प्रोजेक्ट किया और इसको एक्सट्रूड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो ये हमारे पास स्पर गियर बन जाएगा, जबकि मुझे एक स्लांटेड चाहिए, सही। तो अब स्लांटेड के लिए कुछ एक प्रोसीजर है, उस पर जाते हैं। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अच्छा, सबको आवाज़ क्लियर है ना मेरी, क्योंकि अभी फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट हो रही है हेलिकल गियर्स के लिए। आवाज़ क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर। ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ तक जितना स्टेप था या कोई चेंज नहीं था, स्पर गियर्स हेलिकल गियर्स यहाँ तक बिल्कुल सेम है। जो आप रिलेशन का कर रहे हो, रिलेशन में सिर्फ एक दो इक्वेशंस का मजीद इजाफा हुआ है, उसमें कुछ नहीं। सिर्फ टोटल में हमेशा बल्कि एक दो भी क्या, एक ही का इजाफा हुआ है सिर्फ, और एक पैरामीटर का हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ तक हमारा स्पर गियर बना है। उसके बाद आप चलते हैं हेलिकल की तरफ। हेलिकल में जाने के लिए आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है हेलिकल स्वीप, ठीक। आपने हेलिकल स्वीप सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपका रेफरेंसेस उसने हाईलाइट किया हुआ था ना, या तो आपको, तो हाईलाइट में जाके रेफरेंसेस में जाओगे और रेफरेंसेस में जाके आपने जो डिफाइन करना है वो बेसिकली डेटम प्लेन करना है। यानी डिफाइन का आ गया ना, तो यहाँ से मैं डेटम प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच पर आ जाता हूँ। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर गौर करो, जैसे मैंने स्केच पर आया तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से रेफरेंसेस लाइन को इनएक्टिव कर दिया। तो वो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आप रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लो। तो मैं स्केच व्यू में जाऊँगा और रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लूँगा। ये वाला रेफरेंस हो गया, ये वाला रेफरेंस, ये वाला रेफरेंस, ठीक। और यहाँ पर भी एक लगा। तो मैंने क्या किया कि जब उसने मुझसे रेफरेंसेस मांगे तो मैंने बेसिकली इसका रेफरेंस दिया, मिडल वाले का दिया और ऊपर वाले का दिया। नीचे वाले हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सिस मौजूद था। एक और चीज़ अगर आप गौर करो तो आपका पॉइंट इस वक्त ये मौजूद है, सही। अगर मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट करके देखूँ तो आपकी जो कर्व्स आ रही होंगी वो बेसिकली यहाँ पर आपके मौजूद है, ये देखो, सही। तो इसीलिए आपका पॉइंट जो है वो साइड पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, रेफरेंसेस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन लूँगा और आपको पता है कि हेलिकल स्वीप के लिए सेंटर लाइन की ज़रूरत पड़ती है, और मैंने यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब डिफरेंस क्या, मैं जब आपको शुरू में कहता था कि आपने मतलब अगर Creo 7 करो, यानी जो लेटेस्ट इसका सॉफ्टवेयर है वो करो, तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। उसका मसला ये था कि लास्ट टाइम जब मैं Creo 2 यूज़ कर रहा था उस वक्त में अगर कहीं पर भी ये लाइन ड्रॉ करता था, सेंटर लाइन अगर यानी यहाँ पर बाहिर, तो इसके ऊपर ही ड्रॉ होती थी।
लेकिन अगर मैं जूम करके देखता था ना तो उसके दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस होता था, तो मैं यहाँ से कोर कमांड यूज़ करके उसको अलाइन करता था। तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली यानी वो कमांड यूज़ नहीं करनी पड़ रही, दैट मीन्स कि हमारा टाइम सेव हो रहा है। तो ये डिफरेंस है मतलब पुराने वर्जन में और नए वर्जन। अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये लाइन आ गई और इस पॉइंट से एक लाइन सेलेक्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, सही, यानी इसके ऑपोजिट एक्सिस तक जा रहे हैं। लाइन सेलेक्ट की, प्रेस कर दिया, अगर आप देखो तो यहाँ पर उसने एक एरो लगवा दिया। ये हो चुका है। अब हम यहाँ करेंगे ओके, प्रेस कर देंगे। अब वो आपको पिच कोई ना कोई पिच की वैल्यू दे रहा है, आपने इस पर डबल क्लिक करके इसको वैल्यू देनी है लीड की। ये आपका हो चुका है, लीड की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसी पर आपका ये स्केच का मौजूद है, नजर आ रहा है। यहाँ पर हम स्केच पर जाएंगे और फिर अगेन यहाँ पर स्केच व्यू पर जाएंगे तो आप देखोगे कि ये व्यू चेंज कर देगा। ये देखो ये व्यू चेंज कर दिया। अब हमारे पास व्यू इस डायरेक्शन में आ रहा है, हमारे पास जो हमारा पॉइंट मौजूद है वो यहाँ पर, ठीक। अब देखो लास्ट टाइम हमने ऑपोजिट यानी एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस की तरफ हमने ड्रॉ की थी ना लाइन, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, सही। अगर यानी इससे पहले वाले में इसी स्केच में बात करूं तो एक दफा वर्टिकल यूज की थी, अब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स दी सेंटर एक्सिस की तरफ। पहले हम एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस की तरफ मूव कर रहे थे, अब हम इस पॉइंट से सेंटर एक्सिस की तरफ एक लाइन में ड्रॉ करूंगा, यहाँ से लेकर सेंटर एक्सिस तक एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और प्रेस कर दिया ओके। अच्छा ये देखो अब उसने एक एरो दे दिया है, लेकिन सरफेस एक ड्रॉ होनी चाहिए थी। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पर सॉलिड किया हुआ था, स्वीप एज सॉलिड, मुझे एक सरफेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक सरफेस ही बन चुकी है। नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर है या नहीं? सर सेकंड चीज ये आप गौर करो तो ये एग्जैक्टली उस पॉइंट से बन रही होगी, यानी अगर आप देखो ना तो ये टीथ का बेसिकली मिड आ रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब है ये कि आपका जो गियर टीथ है वो बेसिकली ये प्रोफाइल फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा ये चीज होगी। अब हमने क्या करना है, स्केच हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, आपका सरफेस बन गया, यहाँ से मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अब ये चीज मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं गया था हेलिकल स्वीप में, अब मैं जाऊंगा स्वीप। स्वीप में सिलेक्ट करके इसका मैं अपर पोर्शन, ये जो अपर वाली लाइन है इसकी सरफेस की, मैं ये सिलेक्ट कर लिया जहां पर हमारे पास पॉइंट मौजूद था, ठीक है। यहाँ पर वो आपको बता रहा है भी कि पॉइंट आपका यहाँ पर मौजूद है। अब अगेन उसके बाद हम रेफरेंसेस में गए थे हेलिकल स्वीप में, तो स्वीप में भी हम रेफरेंसेस में जाएंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट सेक्शन प्लेन कंट्रोल है, यहाँ पर जाके हम करेंगे कांस्टेंट नॉर्मल डायरेक्शन, और उसमें फिर वो आपसे क्या मांग रहे हैं, डायरेक्शन रेफरेंस में ये वाली सरफेस दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद हम जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंट्रोल, ये वाला, यहाँ पर जाके मैं सिलेक्ट करूँगा नॉर्मल टू सरफेस और फिर अगेन मैं स्केच कर दूंगा। अब जो है, अब मैं क्या करूँगा, वो जो हम प्रोजेक्ट वाली लाइंस लगाते थे तो वो अभी हम प्रोजेक्ट वाली लाइंस लगाएंगे, ठीक। तो हमने इसको प्रोजेक्ट किया, इसको प्रोजेक्ट कर लिया और फिर ये वाला आ गया और ये आ गया, ठीक हो गया। अब एक्स्ट्रा लाइंस जितनी भी हैं उन सबको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ये ऊपर वाली दो लाइंस भी, ये वाली, ये वाली, यहाँ पर भी एक लाइन है और इसका मतलब वो आपस से मीट नहीं हुई।
इसको दोबारा प्रोजेक्ट करके देखेंगे, कहीं पर लाइन की डबलिंग हो जाती है। और प्रोजेक्ट इस लाइन को करेंगे, इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे और इस वाले को करेंगे। अभी हो चुका है और टीथ की प्रोफाइल हमारी कंप्लीट है। अच्छा, अब अगर मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरा टीथ बन चुका है। सही, अगर आप देखो तो यहाँ पर मुझे दोबारा वो करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्सट्रूड करने की। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर टीथ बन चुका है और एक किसी खास एंगल पर बना है। अब मैं आपको जो डिफरेंट प्लेन्स का बता रहा था, नॉर्मल और ट्रांसवर्स का, तो वो बेसिकली आप अगर ये मैं बता रहा था शुरू में, आप देखोगे तो एग्जैक्टली कर्व के मतलब बराबर होंगी। एक प्लेन में ये है और सेकंड प्लेन आपका टिल्टेड होकर यहाँ पर आ रहा है, जो ट्रांसवर्स के लिए आ रहा है। ठीक, तो आप ये देखो कि शुरू में यहाँ पर एग्जैक्टली आपके इन्वोल्यूट है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो टीथ बना ये इन्वोल्यूट है, बिकॉज ये उसी कर्व के अंदर ही एग्जैक्टली पॉइंट आउट हो गया और ये हमारे पास टिल्टेड है। ठीक, नेक्स्ट हमने सिंपली क्या करना है, हमने इसको अगर चलो राउंड कर लेते हैं यहाँ से। राउंड करना है लेकिन हम 0.5 का रखते हैं। ओके, प्रेस कर दिया, स्वीप, और ये जो दोनों कमांड्स है इसका एक बनाएंगे ग्रुप, वो आ गया। सर फिलेट नहीं करेंगे? नहीं, फिले के यहाँ पर जरूरत नहीं, कर सकते हैं लेकिन वो बहुत माइनर से करना पड़ता है, इसलिए देखो जैसे राउंड भी मैंने बिल्कुल 0.5 ही दिया है। अगर आपने करना है तो बिल्कुल माइनर सा करना होगा। ठीक, यस। यहाँ पर हम सिंपली पैटर्न कर देंगे, एक्सिस आ गया, और अच्छा यहाँ से एक्सिस नहीं एक्टिव, ये एक्सिस मैंने प्रोवाइड कर दी। टीथ मैंने रखे थे 50, एंगल हो गया। अच्छा, ये आपका टीथ बन चुका है। अगर आप इसको देखो तो अच्छा, सेकेंडली आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ टीथ है वो बहुत ज़्यादा है। सही, तो हम चलते हैं कि क्या रियल लाइफ में इतने ही टीथ, नंबर ऑफ टीथ होते हैं जो हमारे जो हेलिकल गियर्स होते हैं। उसके लिए चलते हैं हम अपनी पिक्चर्स की तरफ जो खुद जाके हमने खींची है, यहाँ पर नोट करते हैं। अच्छा, अब अगर इस पिक्चर पर आए तो पहले तो ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा मॉडल और वो सेम है या नहीं। तो आप ये वाला हेलिकल गियर देखो और हमारे वाला देखो तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, अच्छा, एक ये चीज़ होगी। अब हमने ये ऑब्जर्व करना है कि इसके नंबर ऑफ टीथ कितने हैं। तो अगर मैं कोई भी रैंडम उठा लेता हूँ, लेट्स सपोज ये उठा लूँ, तो ये देखो आपको तकरीबन ये 1/4 पोर्शन आपके हेलिकल गियर्स का नजर आ रहा है। सही, तो अब यहाँ हम यहाँ से टीथ गिनने शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 14 पॉइंट्स जो आपके 14 टीथ हैं वो आपके हम 1/4 पोर्शन में ही नजर आ रहे हैं। तो दैट मीन 14 टाइम्स 4 करो तो कितना आता है, इंटू 4 10 44 56 ऑलमोस्ट इस गियर के टीथ है। सही, तो इसका मतलब है कि हमेशा आपके जो हेलिकल गियर्स होते हैं उसके टीथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ये साइज में छोटा है लेकिन इसके भी मतलब उसी के पिच डायमीटर के लिहाज से टीथ होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। अगर आप ये वाला गियर देख लो, अब ये देखो इसका डायमीटर बड़ा है। आप अगर यहाँ यहीं से गिने शुरू करो 3 6 9 12 15 और 16, ये मेरा शायद 1/4 पोर्शन भी नहीं है इसका, इससे भी मतलब कम है। तो यहाँ पर 16 गियर सिर्फ टीथ हैं, सिर्फ यहीं पर है।
यानी जो मैंने खुद गिने हैं वो तकरीबन 72 तक तो मैंने मतलब नॉर्मल गिने हैं। मैंने आपको बताया था जब मुझे हमें रिक्वायर्ड जो गियर्स चाहिए थे तो उसके लिए तकरीबन 72 तक तो इजीली आप मतलब छोटे से गियर के भी होते हैं टीथ, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने भी कैलकुलेट किए हैं वहाँ पर उसके 15 नंबर ऑफ टीथ आ रहे हैं। ये आपकी एग्जैक्टली इन्वोल्यूट प्रोफाइल है, हेलिकल गियर है, ठीक हो गया जी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को? हम क्या करते हैं इनको यहाँ से आ गया, इसको हाइड कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं सेव करूंगा वो मुझे एक एरर देगा, सही। अब अगर आप देखो ना तो मैं इसको सेव करूंगा तो डेस्कटॉप ओके, ये मुझे उसने एरर दे दिया। वो बेसिकली ये कह रहा है कि आपने इसको रीजनरेट नहीं किया है। रीजनरेट का मतलब ये है कि जब भी आप रिलेशंस वाले आप यूज़ करते हैं तो आप में कोई भी चेंजिंग करते हैं ना, अगर आप अपने गेयर्स में यानी नंबर ऑफ टीथ आपने कम ज़्यादा करने हैं तो उसके बाद आपने रीजनरेट करना होता है इसको, सही। तो मैंने इसको रीजनरेट कर दिया। अब अगर मैं जाके इसको यहाँ पर सेव करता हूँ तो ये अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पर सेव हो चुका है। आप नीचे देखें हेलिकल गियर 2 हैज़ बीन सेव्ड। इसको मैं करता हूँ, ये आपका हेलिकल गियर 2 था ना, आपका सेक्शन 2 है तो ये आपका हेलिकल गियर मौजूद है, ये ओपन हो गया, ठीक। तो ये आपका हेलिकल गियर डिज़ाइन हो चुका है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी, कुछ पूछना हो? इसका मतलब है सबको आगे रिकॉर्डिंग करते हैं क्लोज।